मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी ऑनलाइन स्टडी को जारी रख रहे होंगे। पिछले दिनों हमने एक टॉपिक पर डिस्कस किया था, प्रतिरक्षा। यानी इम्यूनिटी। थोड़ा सा अपन पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो प्रतिरक्षा में हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर में एक क्षमता होती है जो हमें रोगाणुओं से, पैथोजन से, एंटीजन से या रोगों से बचाती है। उस क्षमता को हम क्या कह रहे थे? प्रतिरक्षा कह रहे थे, ठीक है। और ये सभी के अंदर होती है। फिर हमने देखा कि हाँ, ये जो प्रतिरक्षा है ये दो प्रकार की होती है। एक जन्मजात प्रतिरक्षा और दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा। पढ़ा था अपन ने। जन्मजात प्रतिरक्षा वो होती है जो जन्म के समय मौजूद होती है, और प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा वो होती है जो जन्म के समय नहीं होती, लेकिन बाद में इसको अपन टीकों द्वारा या रोगाणु के स्वतः प्रवेश द्वारा, जिसको अपन अपनी शरीर की क्षमता के द्वारा अर्जित कर लेते हैं बाद में, तो उस प्रतिरक्षा को हम बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। जन्मजात यानी जन्म से ही हमें फ्री में मिलती है प्रतिरक्षा, हमें अपने पेरेंट्स से प्रतिरक्षा मिलती है जन्म के समय। इस प्रतिरक्षा में हमने पढ़ा था कि इस प्रतिरक्षा में शरीर में कुछ अवरोधक होते हैं। क्या होते हैं? अवरोधक होते हैं, यानी बैरियर्स होते हैं, और वो बैरियर्स रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। इसमें अपन ने 4 प्रकार के बैरियर्स पढ़े थे, और ये चारों बैरियर्स का काम होता है रोगाणु को शरीर में जाने से रोकना। शारीरिक अवरोध पढ़ा था अपन ने, उसके बाद जो फिजियोलॉजिक यानी कार्यकीय अवरोध, तीसरा भक्षाणवीय अवरोध, और चौथा सोथज या इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। तो ये जो अवरोधक हैं ये शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकते हैं। सभी रोगाणुओं के प्रति ये समान व्यवहार करते हैं, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक या सहज प्रतिरक्षा भी अपन इसको कह सकते हैं। ये प्रतिरक्षा अपन ने पढ़ ली थी पूरा, ये अपन पिछले वीडियोस में जाकर देख लेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। तो यहाँ तक का अपना पीछे का सबका क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा। इसको हम कह सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अर्जित प्रतिरक्षा। या असहज प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा। तो देखो यहाँ पर उपार्जित प्रतिरक्षा को हमने बहुत से नामों से जाना है। उपार्जित प्रतिरक्षा को हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहा है, अर्जित प्रतिरक्षा भी कहा है। यानी इस नाम से पता लग रहा है कि वो प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से फ्री में नहीं मिलती है,
जिसको हमें अर्जित करना पड़ता है, जिसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, शरीर उस प्रतिरक्षा को प्राप्त करता है। इसलिए प्राप्त करने को हम अर्जित बोलते हैं, इसलिए इसको अपन अर्जित प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि इस प्रतिरक्षा के लिए हमको हमारे शरीर को संघर्ष करना पड़ता है, उसको प्राप्त करना पड़ता है और उसको अर्जित करना पड़ता है। ठीक है। असहज क्यों कहा गया है? सहज मतलब आसानी से, भाई जो आसानी से मिल जाए वो क्या हो गया? सहज। आसानी से कौन सी प्रतिरक्षा मिली हमको? जन्मजात प्रतिरक्षा मिली है, आसानी से मिली है, हमें कुछ करना थोड़ी पड़ा है, जन्म से मिल गई हमको। तो वो सहज थी, ये कौन सी? असहज, यानी आसानी से प्रतिरक्षा नहीं मिलती, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। जैसा कि अभी अपन देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस से जो मरीज, जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, अपने आप ठीक हो रहे हैं, या अभी जो वैक्सीन नहीं बनी है, वैक्सीन बन जाएगी तो वैक्सीन से भी वो अपने आप ठीक हो जाएगी, वैक्सीन से ठीक हो गई। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा जो है उसको अपन को प्राप्त करना पड़ता है, और वो जो उसके लिए शरीर क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है, रोगाणु से लड़ रहा है, वायरस से लड़कर हम ठीक हो रहे हैं। तो वायरस से लड़कर जो ठीक हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो उसको प्राप्त कर रहा है, उससे संघर्ष कर रहा है, इसलिए इसको अपन असहज कहेंगे। सहज नहीं, शरीर इसके लिए संघर्ष करता है। और विशिष्ट इसलिए कहा है क्योंकि ये प्रतिरक्षा सभी रोगाणुओं के प्रति एक समान प्रकार का व्यवहार नहीं दर्शाती, ये सभी रोगाणुओं को अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है, उनके विरुद्ध अलग अलग तरह का एंटीबॉडी बनाती है। क्योंकि अगर एक ही तरह का एंटीबॉडी काम आ जाते तो देखो, चेचक के टीके लगते हैं बचपन में, टेटनस के टीके लगते हैं, रेबीज के टीके लगते हैं, तो वो सारे टीके से जो एंटीबॉडी बने वो थोड़ी ना काम आ जाएगी कोरोना में। इसलिए क्या हुआ? रेबीज के लिए अलग तरह की प्रतिरक्षा बनी, टेटनस के लिए अलग तरह की प्रतिरक्षा बनी, तो सभी रोगाणुओं के लिए अलग अलग तरह की प्रतिरक्षा बनती है, यानी कि ये प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है, हर रोगाणु के लिए अलग तरह के एंटीबॉडी बनाती है। तो यहाँ पर अपन ने इसको इन नामों से अपन ने जाना है। अब इसको थोड़ा सा अपन आगे इसमें थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। तो इस प्रतिरक्षा के नाम क्या क्या आगे? उपार्जित प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, असहज प्रतिरक्षा और विशिष्ट प्रतिरक्षा। ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में जो जानने वाली इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले कि ये प्रतिरक्षा जन्म के समय मौजूद नहीं होती है। जन्म के समय ये प्रतिरक्षा नहीं होती है। जब बच्चे ने जन्म लिया तो ये प्रतिरक्षा उसके अंदर नहीं है। इस प्रतिरक्षा को टीकों द्वारा, जैसा कि आजकल टीके लगते हैं, बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते टीके लग जाएंगे, फिर उसको हर एक इंटरवल के बाद टीके लगते हैं। तो टीकों वाला टॉपिक अपन अलग से पढ़ेंगे, कौन सा टीका कब लगता है। ठीक है। तो टीकों द्वारा, लेकिन जो पहले के लोग थे जो टीके नहीं हुआ करते थे उनमें भी प्रतिरक्षा थी। तो उनमें प्रतिरक्षा कहां से आती थी? या रोगाणु के स्वतः प्रवेश से। ये देखो, अभी हम कोरोना में जो मरीज ठीक हो रहे हैं वो रोगाणु अपने आप प्रवेश कर रहा है, और प्रवेश करने के बाद शरीर उससे संघर्ष कर रहा है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रहा है, और कौन सी प्रतिरक्षा उत्पन्न कर रहा है? उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न कर रहा है। जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी, इसका जब टीका बन जाएगा, तो टीका लगाओ बचपन में और कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त कर लो? उपार्जित प्राप्त कर लो प्रतिरक्षा। और यहाँ पर शरीर को उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जितना यहाँ करना पड़ रहा है। यहाँ पर डेंजर है, यहाँ खतरा भी है, हो सकता है रोगाणु ज्यादा प्रभावी हो जाए, इसलिए पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है, हो भी रही है। आप देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में जो पेशेंट हैं वो रिकवर भी हो रहे हैं, यानी कि उनके अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न हो रही है, लेकिन बहुत से जो लोग हैं वो इसमें उनकी डेथ भी हो रही है, क्योंकि इस प्रतिरक्षा में शरीर को संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है। तो टीकों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और रोगाणु द्वारा भी ये अपने आप भी उत्पन्न हो जाती है। उपार्जित जो प्रतिरक्षा है इसमें इसकी कुछ विशेषताएं होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं देखते हैं अपन।
तो सबसे पहले तो एक दिमाग में अपने एक बात होनी चाहिए कि प्रतिरक्षा एक ऐसी चीज है जो हमारे ब्रह्मास्त्र है, रोगों से हमें बचाती है। अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमने मजबूत बना लिया तो हमें किसी भी रोग से डरने की जरूरत नहीं है, हमें कोरोना से भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपन बात कर रहे हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बहुत से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो विशेषताओं की बात करें तो इसकी पहली जो विशेषता होती है वो होती है प्रतिजनी विशिष्टता। प्रतिजनी विशिष्टता, इट मींस एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। तो प्रतिजन यानी एंटीजन पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। एंटीजन या प्रतिजन क्या है? कोई भी बाह्य कण या बाह्य अणु जो शरीर में प्रवेश करता है और शरीर उसके खिलाफ प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनाता है, उसे हम एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। और प्रतिजनी विशिष्टता का मतलब है कि शरीर में जो एंटीजन या जो रोगाणु प्रवेश करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई वायरस है, जैसे कोरोना भी एक वायरस है, कोई कवक है आदि। तो ये सब क्या है? एंटीजन है, ये रोगाणु है, ये शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इन एंटीजन्स के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। क्या अंतर होता है? इनके अंदर सूक्ष्म अंतर पाया जाता है और उस अंतर को भी ये प्रतिरक्षा पहचान सकती है। यानी क्या मतलब हो गया कि एंटीजन को उसकी विशिष्टता के आधार पर, यानी उसके अंदर जो विशेषता है उन आधार पर, भाई बैक्टीरिया की संरचना अलग होगी, वायरस की संरचना में थोड़ा परिवर्तन होगा, कवक की संरचना में परिवर्तन होगा, तो ये प्रतिरक्षा पहचान सकती है कि ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है और ये कवक। तो सबके खिलाफ अलग अलग तरह का व्यवहार करेगी। बैक्टीरिया को मारने के लिए अलग तरीका अपनाएगी, वायरस को मारने के लिए अलग तरीका अपनाएगी और कवक को मारने के लिए अलग तरीका अपनाएगी। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिजनी विशिष्टता। दूसरी बात करें विविधता, डाइवर्सिटी। विविधता का मतलब भी थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि शरीर में जितने भी रोगाणु प्रवेश करेंगे, जितने भी रोगाणु, जितने भी एंटीजन, अब देखो रोगाणु और एंटीजन में देखो सारे एंटीजन है वो बाह्य कण है, भोजन है, भोजन भी एंटीजन हो सकता है अगर उसके खिलाफ शरीर एंटीबॉडी बनाए। लेकिन रोगाणु जो है बैक्टीरिया, कवक, ये क्या है? रोगाणु है। लेकिन ये इसके साथ साथ एंटीजन है, क्योंकि शरीर के खिलाफ क्या बना रहा है? एंटीबॉडी बना रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो जितने भी जो रोगाणु है वो सब एंटीजन तो है, ठीक है, रोगाणु क्या होते हैं? एंटीजन है। लेकिन जितने भी एंटीजन है वो रोगाणु हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि खाने के भोजन के कारण भी क्या है? एंटीजन। अगर शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाए तो, वरना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि शरीर में जितने भी बाह्य कण या अणु प्रवेश करते हैं, कितने भी करोड़ों अरबों जितने भी खरबों हैं, वो सबको बाह्य कणों को विशेषताओं के आधार पर पहचान सकती है। यानी उनके अंदर क्या कर सकती है? अंतर कर सकती है। यानी कितने भी एंटीजन शरीर में प्रवेश करे उन सबको अलग अलग पहचान सकती है। एक ही तरह का एंटीजन अगर एंटर करे, रोगाणु एंटर करे, तो रोगाणुओं को भी अलग अलग पहचान सकती है। जितने भी एंटीजन को प्रवेश करते हैं उनको विविधता के आधार पर अलग अलग पहचान सकती है। ठीक है, इसकी जो तीसरी एक और विशेषता है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है और वो है प्रतिरक्षात्मक स्मृति। ये ध्यान देने वाली बात है कि एक बार शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश किया, कोई एंटीजन प्रवेश किया, तो शरीर उसके खिलाफ बनाएगा एंटीबॉडी। देखो कैसे कि ये कोई एंटीजन है, ये शरीर में प्रवेश किया,
शरीर ने इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया, एंटीबॉडी ने इस एंटीजन को नष्ट कर दिया, लेकिन ये जो एंटीबॉडी है ये शरीर में बनी रहती है, इसकी स्मृति बनी रहती है, इसकी याददाश्त बनी रहती है, और भविष्य में अगर ये एंटीजन दोबारा शरीर में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ प्रबल प्रतिक्रिया होगी। प्रबल प्रतिक्रिया का मतलब है कि अब रोगाणु को बहुत ही जल्दी मार दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखें कि जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में रोगाणु ने प्रवेश किया, तो प्रवेश किया तो कुछ दिन वो बीमार रहेगा, बीमार होने के बाद अगर वो स्वस्थ हो जाता है इसका मतलब उसके शरीर में एंटीबॉडी बन चुके हैं। अब दोबारा अगर वो एंटीबॉडी जो बने उन्होंने उन एंटीजन को मार दिया जिससे वो व्यक्ति क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। ये टॉपिक अपन आगे और थोड़ा विस्तृत पढ़ेंगे, अभी थोड़ा ब्रीफ में हल्का पढ़ रहे हैं। तो वो एंटीजन को उस एंटीबॉडी ने मार दिया, लेकिन अब भविष्य में अगर वो एंटीजन दोबारा प्रवेश करता है तो इतने समय व्यक्ति बीमार नहीं रहेगा, तुरंत एंटीबॉडी जो पहले से मौजूद है एक बार बन गए तो वो स्मृति इसकी बनी रहेगी, ये एंटीजन जो आया था इसकी स्मृति, इसकी फोटोकॉपी बनी रहेगी और ये एंटीबॉडी प्रबल प्रतिक्रिया देंगे और एंटीजन को शीघ्रता से नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता इसकी देखते हैं। चौथी विशेषता कहती है अपने पराये में विभेद। अपने पराये में विभेद भाई अपन कह रहे हैं कि ये प्रतिरक्षा बाहर से प्रवेश करने वाले कणों को पहचान कर उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है अगर वो शरीर में नुकसान पहुंचाने वाले हैं। देखो जो एंटीजन है उसकी कोई संरचना ऐसा नहीं होती, वो भी एक प्रोटीन के अणु होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन के अणु। और शरीर किससे बना है? प्रोटीन से। तो ये प्रतिरक्षा ऐसा नहीं है कि उस प्रोटीन यानी उस एंटीजन की भूल में अपनी कोशिकाओं को मार दे, ऐसा नहीं होता है। यानी क्या है कि जब बाहर से कोई एंटीजन प्रवेश करता है और शरीर में आकर शरीर में घुल मिल जाता है तो भी ये प्रतिरक्षा उस एंटीजन को पहचान सकती है और अपनी कोशिकाओं को बचाकर, अपनी कोशिकाओं को बचाते हुए बाहर से प्रवेश करने वाले एंटीजन को नष्ट कर देती है। इसे कहते हैं अपने पराये में विभेद। अपनी कोशिकाओं को बचाएगी और बाहर से प्रवेश करने वाली कोशिकाओं या एंटीजन को नष्ट कर देगी। तो ये विशेषता भी अपनी बहुत ही काम की है। ध्यान देंगे, एड्स में HIV जो प्रजागर अपने शरीर में प्रवेश करता है वो इस प्रतिरक्षा को तोड़कर, यानी ये प्रतिरक्षा वहां पर ये विशेषता फेल हो जाती है। इसलिए क्या होता है, HIV को मारने की जगह हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारी T कोशिकाओं को मारने लग जाता है और जिससे शरीर में प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। पांचवी विशेषता है दीर्घकालिकता। दीर्घकालिकता क्या है? जैसे अपन कहते हैं कि अगर कईयों का कोई क्वेश्चन होता है कि एक बार सर टीका लगा बचपन में, टिटनेस का टीका लग गया, चेचक का टीका लग गया, तो अब प्रतिरक्षा उत्पन्न हो गई, एंटीबॉडी बन गए, तो वो एंटीबॉडी कितने समय तक सुरक्षा देंगे? तो उसका आंसर ये है, दीर्घकालिकता मतलब है कि एक बार शरीर में किसी रोगाणु के विरुद्ध एंटीबॉडी बन गए तो वो जीवन पर्यंत सुरक्षा देंगे। दीर्घ मतलब लंबे। एक बार एंटीबॉडी, जैसे शरीर में एंटीजन प्रवेश किया, एंटीजन को शरीर में मारने के लिए एंटीबॉडी बने, एंटीबॉडी ने उनको एंटीजन को मार दिया तो भी एंटीजन लंबे समय तक बने रहेंगे, प्रतिरक्षा देते रहेंगे और इसलिए इस विशेषता को कह रहे हैं दीर्घकालिकता, लंबे समय तक वो एंटीबॉडी सुरक्षा देंगे। तो यहाँ पर अपने उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा कि जन्म के समय मौजूद नहीं होती है, टीकों द्वारा या रोगाणु के स्वतः प्रवेश द्वारा ये प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। इसकी 5 विशेषताएं हमने पढ़ी।
प्रतिजनीय विशेषता यानी एंटीजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, उनमें विभेद करके उनको अलग अलग पहचान सकती है। विविधता यानी कि अरबों खरबों की संख्या में भी अगर कोई एंटीजन प्रवेश करते हैं, अलग अलग तरह के एंटीजन प्रवेश करते हैं, तो उनको भी अलग अलग पहचान सकती है। ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है विविधता, यानी उनमें विभिन्नताएं अंतर करके उनको अलग अलग पहचान सकती है। प्रतिरक्षात्मक स्मृति का मतलब है कि एक बार अगर किसी के एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी, एक बार एंटीजन शरीर में आया, उसके खिलाफ शरीर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और एक बार एंटीबॉडी बन गए तो वो उस रोगाणु से उसकी जो स्मृति है, उसकी याददाश्त उस रोगाणु की लंबे समय तक बनी रहेगी और शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाएगी। अपनी कोशिकाओं को बचाते हुए बाहरी कणों को नष्ट कर देती है प्रतिरक्षा। एक बार एंटीबॉडी बन गए तो लंबे समय तक बने रहेंगे। तो यहाँ पर अपने उपार्जित प्रतिरक्षा की विशेषताएं पढ़ी हैं। फिर भी अगर कोई इससे संबंधित कोई डाउट है तो अपन उसको आगे क्लियर कर लेंगे। अभी जब तक आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस चलती है और जब तक ये कोरोना का संकट रहता है, तब तक यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन को जारी रखें। ठीक है, बी से स्टे